प्रोग्राम ਨਾਲ जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहला प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। यूपीएससी ਤੇ पीसीएस ਦਾ ਜਿਹੜਾ एग्जाम है, मिशन है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਅਹਲਾਵਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਬਣੇ UPSC ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਊਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। मैंने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज की हुई है। अच्छा जी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जी। और ये मेरा एडमिशन 2011 में हुआ था और 2016 में मैंने वहाँ से पास आउट किया। इधर UPSC ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? UPSC ਵੱਲ बड़ा ही मतलब रोमांचक जिहा दौर था जी। ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अपनी वेटनरी ਦੀ सरकारी पोस्टां आउंदियां जी। तो वो सरकारी पोस्ट जड़ी आई थी वेटनरी डॉक्टर की, तो उसमें मेरे सारे दोस्तों का क्लासमेट्स का सिलेक्शन हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। क्या बात है। तो हम एक दो जने थे जो रह गए थे। तो उसके बाद मेरे को लगा कि वेटनरी वाली पोस्ट तो कई साल लगा देती आने में, तो क्यों ना तैयारी पहले शुरू की थी पर इतना कोई रुझान नहीं था। उसके बाद ये सोचा कि एक बार इसी में अच्छे से कोशिश कर ली जाए जी। तो उसके बाद 2 साल चंडीगढ़ जाके घर छोड़ के फिर मैंने तैयारी की, फ्लैट में किराए पे फ्लैट ले लिया था। तो उस टाइम पे जो 2 साल तैयारी की थी उसी का रिज़ल्ट है कि आज मैं IPS क्रैक कर पाया हूँ। पुनीत जी, शिफ्ट करना डॉक्टर तो पोलिटिकल साइंस पढ़न लग गए जी, कानून किमें काम करता है, संविधान किमें, टीका लाउंदे लाउंदे इधरले पासे कि शिफ्टिंग किमें रही? शिफ्टिंग का एक तो मेन कारण यही होता है कि मतलब जो भी आप, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एक तो जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते जी। जो डॉक्टर वाली जॉब थी, मैंने प्राइवेट में भी काम किया है, तो उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं था कि जो हम कर रहे हैं वो एक मन से एक आवाज़ आती है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिली। तो उसके बाद घर वाले भी चाहते थे कि एक बार तैयारी की जाए, तो तैयारी करते करते थोड़ा मन भी लगने लग गया कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, तो उसमें रुझान बनता गया। और फिर जो चीज़ें जैसे पॉलिटिकल साइंस की आपने बात की, तो जब अखबार पढ़ने लगे और देश दुनिया की खबर सुनने लगे, देखने लगे, तो एक दिलचस्पी उसमें बनती जाती है कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं और हमें सीखनी भी चाहिए ये चीज़ें। तो सीखते सीखते फिर यही हो जाता है कि हाँ ये पेपर करना ही है आगे चल के। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चोण किमें की थी? देखो पहली बार जब मैंने भी तैयारी शुरू करी थी तो उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न था कि कैसे, इतना बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। तो पहले अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, फिर दूसरे में फिर सोचा कि कोचिंग ले लेते हैं तभी समझ आएगा, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह कभी पढ़ी नहीं थी इतने गौर से। तो फिर पहले जब फेल हुए तो लगा कि कोचिंग ले ली जाए। कोचिंग ली तो फिर धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री में जो पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, क्या चीज़ें हैं ये, मतलब क्रक्स क्या है इनका। तो जब दूसरे अटैम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ था, पर एक चीज़ समझ आ गई थी, जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए थे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। उसके बाद जब खुद तैयारी की तो धीरे धीरे जो सोर्स थे, पहले ऐसा लगता था कि मल्टीपल सोर्स ले लें, सवाल आता कहाँ से है, एक और किताब ले लें चीज़ों के लिए। पर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हुआ तो पता लगा कि मल्टीपल सोर्स ज़्यादा मायने नहीं रखते, एक सोर्स रखा जाए और उसको मल्टीपल तरीके से रिवाइज़ किया जाए, कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो। तो वही एक सक्सेस मंत्र है UPSC का। UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? देखो डे प्लान वेरी करता है, अलग अलग होता है। जब आप प्री की तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी में नॉर्मली 8 से 10 घंटे दिन में पढ़ाई होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, टिक करना होता है। तो 8 से 10 घंटे में, बट पेपर जैसे जैसे नज़दीक आता है तो आखिरी का 1 महीना 15 दिन तो उसको फिर 12 से 14 घंटे भी करना पड़ता है। पर मेंस में
टाइम कम होता है, प्री के बाद 3 ही महीने होते हैं, 2.5 से 3 महीने, उसमें फिर रोज़ की 12 से 14 घंटे पढ़ाई आपको रेगुलर रखनी पड़ती है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है उस टाइम मैं बताऊं तो 15, 16, 17 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ेगा उस टाइम पे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ बहुत हेल्प की? कोई किताब का नाम जिक्र करना चाहो? देखो किताब भी एक होता है, हम बेसिक से शुरू करते हैं, जो अपनी 6ठी 7वीं 8वीं वाली NCERT जो अपने स्कूल में CBSE बोर्ड की होती हैं, तो उनसे शुरुआत कीजिए। उसमें क्या है, आपके जो स्कूल वाले कंसेप्ट बेसिक जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, तो वैसे ही शुरू करो। उस टाइम पे आप तैयारी में ये मान लो कि हम बच्चे, हमें अभी कुछ नहीं आता, हमें नए से ज़ीरो से सीखना, तो 6ठी से वो NCERT शुरू करो, 6ठी से 12वीं NCERT ख़त्म करो, अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो भी है। उससे क्या होगा, आपको जो एक नींव होती है, मतलब बेसिक चीज़ें होती है वो पता लग जाएंगी। जैसे इकोनॉमिक्स में GDP क्या होती है, वो एक कंसेप्ट जो होता है वो आपको पता लग जाए, पूरी फिर इकोनॉमी उसी के अराउंड घूमती है। ये जब सब क्लियर हो जाते हैं NCERT से, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री की मॉडर्न स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की हो गई, फिर अपने इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह की किताब है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की किताब है। तो ये स्टैंडर्ड किताब फिर आती है जब आप NCERT के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तुसी डॉक्टर भी हो, 2-3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ एग्जाम रह गया जी, एक बंदे ਦਾ स्लो फेज आ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, रुक ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ करना है? जी देखो, ये फेलियर आते हैं तो मतलब मायूस होता ही है बंदा कि सारे साल की मेहनत एकदम आपकी ज़ीरो हो जाती है। बट ये एक, अगर आप UPSC की तैयारी में जा रहे हो तो एक चीज़ मान के चलो कि फेलियर एक पार्ट है आपकी जर्नी का उस टाइम पे जी। तो आप फेल होगे, ज़रूर होगे, बट उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि मेरी क्या गलतियाँ थी, क्या नहीं थी। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि फेल होगा तो कोई ना कोई कमी आप में रही होगी, तो अगली बार ज़रूर ध्यान रखें कि उस कमी को मेरे को सुधार के फिर पेपर के अंदर बैठना है। जैसे मेरा जो पहला अटैम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स में मेरे 40 नंबर थे बस। उसके बाद दूसरी बार जब पेपर दिया उसमें 70 नंबर थे, हुआ फिर भी नहीं। फिर तीसरी बार जब दिया तो 108 नंबर थे, प्री क्लियर हो गया, मेंस रह गया। फिर चौथी बार जब दिया तो 108 से 120 नंबर प्रीलिम्स में गए और मेंस भी क्लियर हो गए। तो कांस्टेंट जो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अपनी खामियों को पहचानते हैं, तो वो खामियों को धीरे धीरे जब दूर करते हैं तो रास्ता खुलता जाता है और एक मोटिवेशन भी आता है कि इस बार मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की, इस बार ये इम्प्रूव किया। तो रेगुलर इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी मोटिवेशन बनाए रखता है आपका। ਮਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? जी, मेरे अंदर अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे बड़ी थी कि एक कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि मैंने 4 अटैम्प्ट लगातार दिए, फेल हुआ लेकिन फिर भी अटैम्प्ट नहीं छोड़े। आप जनरली एस्पिरेंट्स में देखोगे, मेरे साथ के लोग भी हैं, बीच में अटैम्प्ट छोड़ देते हैं, 2 दिन पहले उन्हें लगता है कि यार तैयारी पूरी नहीं है तो नहीं देते हैं। तो वो जो फेज़ होता है UPSC का, जो टॉपर होता है उसको भी यही लगता है मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक करेज होता है कि नहीं, पेपर में मैं ज़रूर बैठूंगा। तो वो एक करेज होता है, वो मतलब अंदर से कि हाँ बैठना तो है ही पेपर में। कंसिस्टेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं, और एक थोड़ा बैठने वाली जो कैपेसिटी थी कि 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ाई की, वो कैपेसिटी मुझे यहाँ तक लेके आई। UPSC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? जी, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, जी, ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ UPSC ਉਮੀਦ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ? UPSC के देखो 3 स्टेज हैं, एक प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तीनों में उसकी मतलब मुझे लगता है अलग अलग अपेक्षाएं हैं। प्रीलिम्स जो वो टेस्ट करती है वो आपकी नॉलेज टेस्ट करती है कि कितना पता है आपको, जी, है ना। तो वहाँ पे आपकी नॉलेज जो है, जो आपने रिसोर्सेज से गैदर किया है, जो आपने अखबार में पढ़ा है चीज़ें, वो एक तरह से टिक करना है, आपको समझ होनी चाहिए चीज़ों की। मेंस में जब जाते हैं, मेंस में वो क्या चेक करती है, जो आप मुद्दे पढ़ते हैं। मान लो जब अपने ये एग्रीकल्चर लॉज आए थे उस टाइम पे मैंने पेपर दिया था, वो चाहती है कि आपको इन चीज़ों की समझ हो कि इनसे क्या अच्छा हो सकता है और क्या इसमें खामियां हैं और उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं कि ये कानून और अच्छे बनाए जा सके। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इन चीज़ों पे जो मुद्दे चले आ रहे हैं उस पर सोचें, जो समाज पे असर डालते हैं। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है, लॉ कमीशन इस मुद्दे को कंसिडर, तो यहाँ पे अगर UPSC की बात करें तो वो चाहेगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता हो कि UCC है क्या,
पहली बात तो उसका संविधान से जुड़ाव क्या है, और अगर वो हम समाज में लाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, और अगर लाया जाए तो उनमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि इस तरीके से अच्छी तरह से लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें यूपीएससी चाहता है। एक डॉक्टर भी वर्दी पाਉਂਦਾ ਹੈ जी ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ जी। ਉਸ ਵਰਦੀ ਚੋਂ ਇਸ ਵਰਦੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ उस वर्दी से इस वर्दी चाह के देखो अच्छा लगता है, पर वहाँ भी मैं ये कहूँगा वो भी एक पब्लिक सर्विस ही थी, ये भी एक पब्लिक सर्विस ही है। डॉक्टर भी जैसे अपन ने देखा कोरोना में डॉक्टरों ने बहुत ही मतलब सोसाइटी का बहुत योगदान रहा है डॉक्टरों का, तो वहाँ भी अच्छा था, सेवा का मौका मिलता था, वहाँ बेजुबान जानवरों की सेवा का मौका मिलता था। पर कहीं ना कहीं वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए फिर मैं इस तरफ आ गया, वरना एज अ प्रोफेशन देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਏਐਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ मेरे मतलब आसपास के गांव में भी मैं पहला ही आईपीएस अफसर हूँ, कोई अभी तक सिविल सर्विस में नहीं है। फौज में काफ़ी अफसर हैं आसपास के, पर सिविल सर्विस में कोई नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ रोल मॉडल सिविल सर्विसेज जब मैंने शुरू किया, किसी से इंस्पायर हुआ तो वो अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है श्री जयशंकर, वो मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे, तो उनके चलते मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि सिविल सर्विस करना चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ जी जी। जब हुआ मेरे रिश्तेदारों में भी कई लोग तैयारी कर रहे थे, उस टाइम तक ये होता था कि यार कैसे होता है, जैसे मैं भी तैयारी करता था, जब हर साल रिज़ल्ट देखते थे तो ऐसा लगता था यार अलग ही लोग होते होंगे जो करते होंगे, हमसे कहाँ ही हो पाएगा। पर जब हुआ तो फिर लोग आसपास के गांव वाले काफ़ी मोटिवेटेड थे, और अभी भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है बच्चों ने, तो गाइडेंस भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज अब एक लैस ही बन गई है कि आसपास की रिश्तेदारी में लोग चाहने लगे हैं कि हम भी सिविल सर्विस करें। एक वो आ जाता, कॉन्फिडेंस आ गया कि इसने कर दिया तो हम भी कर देंगे। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ देखो यूपीएससी एक सफ़र है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट T20 मैच नहीं, एक टेस्ट मैच की तरह है। तो वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो टीचर्स हो, या माँ बाप का तो बहुत ही बड़ा रोल है उसमें। देखो फेलियर जैसा मैंने बताया इस पेपर का पार्ट है, आप फेल हो गए, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आखिरी अटैम्प्ट में किया है। तो एक माँ बाप का जो सपोर्ट सिस्टम है कि अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कि उसको कई बार क्या होते हैं माँ बाप ही ऐसा कोई कमेंट कर देते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है कि तेरे से तो नहीं हो पाएगा, या क्या कर रहा है, पैसे की बर्बादी। फिर वहाँ पे अगर बंदा प्रोग्रेस भी कर रहा है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो माँ बाप को मेरा यही संदेश है कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत मायने रखता है, क्योंकि उस टाइम पे उस बंदे का जो तैयारी कर रहा है उसका और कोई नहीं है, सिर्फ उसकी फैमिली उसके आसपास है। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल वो क्लियर कर जाएगा। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ देखो वैसे तो वो कहते मतलब जब स्कूल में होते हैं बच्चे, किसी का अगर रुझान है आर्ट्स की तरफ, उसे अच्छी लगती है पढ़नी, तो बिल्कुल उसको मोटिवेट किया जा सकता है। पर कोई अगर साइंस में जाना चाहता है तो मतलब मेरा यही मानना है कि हर फील्ड अच्छा है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकता है। पर अगर इस फील्ड की तरफ किसी का रुझान है तो मेरा मानना है कि 12वीं के बाद से जब वो कॉलेज में एंटर करता है बंदा, उस टाइम से अगर वो तैयारी शुरू करे तो वो अपने जो अहम साल हैं जीवन के वो बचा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग सिलेक्शन ले जाते हैं 22 की उम्र में, 23 की उम्र में, तो वो लोग पहले से ही क्लियर होते हैं कि हमें कॉलेज में आर्ट्स ही लेनी है और उसी के दम पे फिर उसी टाइम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वो सबसे अच्छा टाइम है कि आप शुरुआत करते हैं। हरियाणा च तुहाडा किहड़ा गाँव है, पिंड किहड़ा है? पिंड मेरा रूपगढ़ है, जींद जिले च। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो अगर मैं आज से
5 या 8 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम पे दिल्ली का बड़ा वो था कि दिल्ली जाके ही तैयारी होती है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट इतना आया नहीं था। पर अब जब इंटरनेट आ गया, आपने देखा होगा पिंडां दे लोग, ਤੁਸੀਂ अगर ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है फ़ोन ਦੇ। तो ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल देखे हमारे साथ ट्रेनिंग में थे, जो गांव से पढ़ के खुद पढ़ के भी आए हैं सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए, जिन्होंने पढ़ाई की है। तो जब फ़ोन आपके पास है, अब वो ज़माना गया कि दिल्ली जाके तैयारी की, पेपर भी आपके इंटरनेट पे मिल जाते हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन कोचिंग भी आपको सस्ती मिल जाती है बजाय की ऑफलाइन कोचिंग के। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इंटरनेट के, अगर कोई अच्छे से इस्तेमाल करना चाहे तो। आखिरी सवाल है मेरा, दर्शकों का सवाल है वैसे ही जी। मैंने बहुत सारे बच्चे पूछते नोट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जी ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ यूज़ करने चाहिए, कि आला दुआला देखते हो? मेरा मानना यह है कि नोट्स अगर बनाने हैं खुद के ही बनाने चाहिए, क्योंकि हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसे पता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है ना। अब जैसे आप बात करो तो सब्ज़ी में नमक वाली बात होगी, कोई ज़्यादा खाएगा कोई कम खाएगा। मेरे को नोट्स बनाने की इतनी आदत नहीं थी, मैं किताब से पढ़ना ज़्यादा पसंद था, तो मैं किताब से ही रहता। पर नोट्स का फ़ायदा कि आखिर में जब पेपर आता है तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने का भी हर किसी का अलग तरीका। मेरे नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो मैंने अपनी सोच के हिसाब से बनाए हैं। अगर आपको उससे फुल 100% लेना तो मेरी सोच रखनी पड़ेगी, तो वो आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे। हाँ, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, पर आप खुद से नोट बनाओगे तो वो आपका 100% जो आपने सोचा वो आपके कागज़ पे होगा। विनीत जी, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी तो आखिर एक बैठ के कदे कदे सोचता है भी ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆਏ। मेन तो 2-3 जड़ी क्वालिटी अगर आप कहो इन चीज़ों को, वो होती हैं। एक तो पंक्चुअलिटी हो गई आपकी, कि जो काम करना है वो टाइम से काम करना है। उसमें हर बंदे का अपना अपना रवैया होता है। तो जिसको मान लो तैयारी के टाइम, जैसे पहले भी कहा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन पढ़ रहे हो 12 घंटे, फिर 4 दिन छोड़ रहे हो, तो वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगा। उसकी बजाय आप 8 घंटे रोज़ की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। एक तो ये पंक्चुअलिटी जो आपकी है, एक कंसिस्टेंसी जो है कि लगातार आप 2 साल 3 साल उसको सस्टेन कर पा रहे हो, कि चलो 1 महीना तो कोई भी पढ़ लेगा, पर वही 2 साल तक आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर एक मोटिवेशन कि फेल होने के बाद भी आपको पता है कि मैंने अपना 100% दिया, फेल हो गया कोई बात नहीं, अब इससे सीख के और इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है ये आपकी बड़ी हेल्प करता आगे यूपीएससी में। बहुत चंगा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। जी ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। Thank you. ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू। ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।